रहीम। टोटल हमारे पास 16 क्वेश्चंस हैं। इंटेग्यूमेंट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पास पेपर फ़िलहाल, फिर हमने एनपीटी करना है। तो पास पेपर में जो सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि ये है कि डायबिटिक अल्सर की क्लासिफिकेशन अब मैगिट वैगनर के लिहाज से बताओ या डायबिटिक फूड क्लासिफिकेशन बताओ। तो दो सवाल आए हुए हैं, एनुअल 23 और सप्ली 23 में, तो 25 में आने के चांसेस हैं फर्दर मोर ना। तो लेट्स सी इट। तो इसमें हमारे पास 6 क्लासिफिकेशन है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 तक 6 बनती है। सबसे पहले सिंपल ये है कि प्री अल्सरेशन कोई लेजन हुई, वो हील्ड हुई। फिर हमने कहा बोनी डिफॉर्मिटी है, याद करने के लिहाज से प्री अल्सरेशन लेजन है, हील्ड अल्सर है और प्रेजेंस ऑफ बोनी डिफॉर्मिटी है, ये 0 है। 1 में क्या हुआ, अब सुपरफिशियल अल्सर हो गया लेकिन अभी उसने सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व नहीं किया। फिर हमने कहा कि अब वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया है सबक्यूटेनियस टिश्यू को, तो नीचे की बड़ी हुई बोन, टेंडन, लिगामेंट और जॉइंट कैप्सूल ये अब एक्सपोज हो रहे हैं, तो पेनिट्रेट हो गया। फिर हमने कहा ये जो बोन जब इन्वॉल्व हुई है तो बोन को 3 चीज़ें हो गई, एक तो ऑस्टियाइटिस, ऑस्टियोमिलाइटिस और हमने कहा वहाँ पे एब्सेस बन गई है। फिर हमने कहा अब वो पूरा डिजिट इन्वॉल्व हो गया, गैंग्रीन ऑफ डिजिट हो गई, फिर पूरा फुट इन्वॉल्व हो गया, गैंग्रीन ऑफ फुट हो गया। तो पहले सिंपल क्या था, प्री अल्सरेशन एक लेशन थी, ठीक है। फिर वो हील अल्सर बनी। फिर हमने कहा प्रेजेंस ऑफ बोनी डिफॉर्मिटी। फिर सुपरफिशियल अल्सर है विदाउट सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्वमेंट। फिर हमने कहा है पेनिट्रेशन टू सबक्यूटेनियस टिश्यू साथ हो गया और एक्सपोज कर रहा है बोन को, लिगामेंट को, टेंडन को और जॉइंट कैप्सूल को। फिर बोन है तो बोन की ऑस्टियाइटिस, ऑस्टियोमिलाइटिस और एब्सेस आ गई। फिर हमने कहा कि गैंग्रीन ऑफ डिजिट, फिर हमने कहा गैंग्रीन ऑफ फुट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फ्लो चार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 और 2 हमारा हो गया, ओके 1 और 2 हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कि वूंड एटियोलॉजी, क्वेश्चन चार्ट फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन प्रेशर अल्सर्स बाय यूजिंग वूंड पेनिट्रेशन मॉडल। तो ये हमारे पास वूंड बेड पेनिट्रेशन मॉडल है। इसी तरह बुक में एक डिफरेंट मॉडल है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चार्ट इसने बनाने को बोला है प्रेशर अल्सर के लिहाज से वूंड बेड पेनिट्रेशन मॉडल। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने कहा हमारे पास क्या था, प्रेशर अल्सर बना हुआ है। तो प्रेशर अल्सर को ट्रीट करोगे कॉज को, या तो आप पेशेंट सेंटर्ड कंसर्न दोनों देखोगे, पेशेंट क्या चाह रहा है और उस जो कॉजिंग फैक्टर है प्रेशर अल्सर का उसको ट्रीट करोगे। ट्रीट करने में आपके पास आता है जो वूंड है उसको केयर करो। वूंड केयर कैसे करोगे, 3 तरीके हैं बड़े, DIM, डी से आप डिब्राइटमेंट, आई से इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करोगे, M से मॉइस्चर को बैलेंस करोगे। जब ये चीज़ें करोगे फिर आप चेक करोगे अब ठीक है अब क्या सिचुएशन है, री-इवेल्युएट करोगे और दोबारा से इन प्रोसेसेस पे भी जा सकते हो। मज़ीद आप इसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स या एडजंक्टिव थेरेपीज़ एडिशनल थेरेपीज़ को कहते हैं। तो प्रेशर अल्सर हुआ, प्रेशर अल्सर के लिए कोज को ट्रीट करो और पेशेंट सेंटर्ड कंसर्न्स देखो, लोकल वूंड केयर करो। लेने के तरीके इसमें DIM है, डी से डिब्राइटमेंट करनी है, आई से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करना है, M से हमने मॉइस्चर बैलेंस करना है, फिर हमने री-इवेल्युएट करना है और बायोलॉजिकल एजेंट्स और एडजंक्टिव थेरेपीज़ यूज़ करनी है। अब प्रेशर अल्सर हमारी क्या है, वूंड की एटियोलॉजी हुआ क्या है, प्रेशर अल्सर हुआ है। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ क्या है कि कोज को ट्रीट करो और पेशेंट सेंटर्ड कंसर्न्स लो। ट्रीटमेंट हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या है, ये प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, फिर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, लोकल वूंड केयर और डिम। फिर हमने कहा इवेल्युएट करो, इवेल्युएट में री-इवेल्युएट। ट्रीटमेंट में क्या, बायोलॉजिकल एजेंट्स लिखा और एजेंटिव थेरेपीज़। एटियोलॉजी, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़, ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ और फिर इवेल्युएशन और फिर ट्रीटमेंट, ये सारा हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने थर्ड भी हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ में हमारे पास है कि हमारे पास ऑफ लोडिंग थेरेपी के लिए आए हैं। ऑफ लोडिंग थेरेपी क्या होती है उसकी डेफिनेशन से पता चल जाएगा, वो प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीविंग प्रेशर फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। किसी भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी के ऊपर से प्रेशर को या तो रीडिस्ट्रीब्यूट करो, कम या रिलीव कर दो, ठीक है। टिपिकली इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे जो वूंड है उसकी हीलिंग को प्रमोट होगी, इंजरी मज़ीद प्रिवेंट होगी और पेन इस तरह से मैनेज हो जाएगा। तो मैनेज करना पेन को, प्रिवेंट करना इंजरी को, प्रमोट करना हीलिंग को। तो एक प्रमोट है, एक प्रिवेंट है, एक मैनेज है। और इससे कैसे होगा, अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट या रिलीव कर देंगे प्रेशर फ्रॉम अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी से। डायबिटीज़ के लिहाज से इसको बता रहे हैं कि जनाब देखो ये अप्रोच पर्टिकुलरली फ़ायदेमंद होती है, असेंशियल होती है मैनेजमेंट ऑफ फुट अल्सर्स जिन पर्सनस को डायबिटीज़ हो। ये इन पेशेंट के अंदर एक और क्या चीज़ होती है, इनको रिड्यूस सेंसेशन इन दर फीट होती है। क्यों होती है, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। डायबिटीज़ की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई जिस वजह से पाँव की सेंसेशंस फील होना कम हो गई हैं। तो इन पेशेंट्स के अंदर मसला होता है, ये ससेप्टेबल होते हैं टू द स्किन ब्रेक डाउन एंड प्रोलॉन्ग प्रेशर। प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से स्किन का कोई मसला हो जाए या स्किन ब्रेक डाउन होने के चांसेस होते हैं। तो ऑफ लोडिंग इस केस में क्या होती है, मिनिमाइज़ करना, ये रिमूव करना वेट प्लेस्ड ऑन फुट ताकि आप प्रिवेंट करो और हील अल्सर्स करो, पर्टिकुलरली दोज कॉज्ड बाय पुअर सर्कुलेशन टू द फीट ऑफ टू डायबिटीज़।
ड्यू टू डायबिटीज़। तो ऑफलोडिंग क्या हुई? ऑफलोडिंग हमने बताया कि या रीडिस्ट्रीब्यूट या आप क्या करते हो, रिलीव करते हो प्रेशर ऑन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। आप 3 काम करो, एक आप प्रमोट करोगे हीलिंग को, प्रिवेंट करोगे इंजरी को, मैनेज करोगे पेन को। ये टेक्निक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है फूड अल्सर के लिए, डायबिटिक पेशेंट के अंदर, क्योंकि उनके अंदर स्किन सेंसेशन लॉस्ट होना शुरू हो जाती है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से। तो उनके पाँव की स्किन जो होती है वो ससेप्टेबल टू ब्रेक डाउन होती है और प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से। ऑफलोडिंग क्या होगा, हम उस फुट के ऊपर से प्रेशर वगैरह को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हटा देंगे, ताकि हम मज़ीद इसमें अल्सर्स को हील कर सकें। जो भी हमारे पास इधर प्रेशर फुट अल्सर हुआ था, फुट अल्सर्स को हील कर सकें और सर्कुलेशन की वजह से जो हुआ है। तो इसका बी पार्ट है कि जनाब मेथड क्या है ऑफलोडिंग के हमारे पास। मेथड क्या है? तो मेथड में हमारे पास आता है बेड रेस्ट, आता है व्हील चेयर और क्रचेस। देखो पहले एक बंदा है जो बेड पे बैठा हुआ है, फिर वो व्हील चेयर में जाके क्रचेस यूज़ कर रहा है और वो चल रहा है, तो हमने उसको कास्ट लगा दी है। कास्ट 2 तरह का, टोटल कंटेस्ट कास्ट है, ठीक है, और हमारे पास रिमूवेबल आ जाएगा, रिमूवल कास्ट वॉकर्स हैं, तो 2 हो गए, एक टोटल कंटेक्ट कास्ट है, एक रिमूवल कास्ट वॉकर्स हैं। फिर हमने कहा उसकी सॉक्स है, पैडेड सॉक्स हैं, फिर उसके जूते हैं, हाफ शूज़ हैं, थेराप्यूटिक शूज़ हैं या शू इंसर्ट्स यूज़ की। तो 3 शूज़ हो गए, एक सॉक्स होगी, कास्ट होगी, और फिर हमने कहा हम उसे सर्जिकल ऑफलोडिंग कर देंगे। सिर्फ ये किस बंदे पे करते हैं सर्जरी? जो क्रॉनिक डिफॉर्मिटीज़ फॉर अल्सर के साथ हो। तो सबसे पहले बेड रेस्ट में बैठा हुआ था, उसने व्हील चेयर यूज़ की, क्रचेज यूज़ की, कास्ट यूज़ की, टोटल कंटेक्ट कास्ट या रिमूवल कास्ट वॉकर्स। फिर शूज़ और सॉक्स हमारे पास पैडेड सॉक्स थी, शूज़ हमारे पास हमारे पास हाफ शूज़ थे, शू इंसर्ट्स थे और थेराप्यूटिक शूज़ थे। फिर हमने कहा सर्जिकल ऑफलोडिंग प्रेशर अल्सर्स, क्रॉनिक अल्सर्स के लिए यूज़ होगा। तो ऑफलोडिंग की डेफिनेशन, डायबिटीज़ का बंदा और उसके अंदर क्या होती है और तरीके क्या हैं, तो इसको गिन लेते हैं। 3 हमारे पास ये चीज़ें होंगी, 4 5 6 7 8 9 10 11 होंगे। 3 बेड से निकले व्हील चेयर वाली बात, 2 कास्ट होते हैं, 3 सॉक्स होती हैं, एक सॉक्स हैं, 3 शूज़ होते हैं, फेल्टेड फॉर्म ड्रेसिंग रह गया था, फेल्टेड फॉर्म ड्रेसिंग, और ये हमारे पास सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास अब आता है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है कि वीनस अल्सर और मुझे आर्टीरियल अल्सर के दरमियान डिफरेंस बताओ। तो इनके अंदर कुछ चीज़ें देखो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं। ये 5 6 5 6 और यहाँ से हमारे पास 7 और 8, टोटल हमारे पास 8 हो गए। 8 में सबसे पहले हम देखते हैं वूंड डेप्थ कितनी है, वूंड कितना गहरा है। तो हमने कहा दोनों के अंदर क्या है, पार्शल और फुल थिकनेस दोनों हो सकते हैं आर्टीरियल और वेनस अल्सर्स में। वूंड डेप्थ होगी। फिर हमने कहा लोकेशन कहाँ पे है। इसकी जो लोकेशन होती है ना, वो इस तरह में यूँ देखो, ठीक है। इसकी लोकेशन होती है कि आपके टोज़ के जो हेड हैं, ठीक है, टिप्स या हेड्स ऑफ टोज़ हो गए, ठीक है, फेलेंजियल हेड्स हो गए, टिप्स ऑफ टोज़ हो गए, फेलेंजियल हेड्स हो गए और बिटवीन टोज़ हो गए। तो सारी बातें टोज़ की हो गई कि जो आपका टो का जो आपके पास टिप होता है, फेलेंज की जो आपकी वो हेड होता है, और बिटवीन टोज़, तो टोज़ के दरमियान। तो ये 3 टोज़ की बातें हो गई जनाब। पहले आपका टिप्स ऑफ टोज़, फिर फेलेंजियल हेड्स, फिर बिटवीन टोज़। उसके अलावा हमारी ये जो लेटरल साइड पे हमारी एंकल होती है, तो लेटरल मेलियोलस वाली जगह, तो ये लेटरल मेलियोलस हो गया। ये चीज़ें होगी। जबकि इसका सिर्फ 2 जगह, एक तो आपका ये बिग टो होता है, ठीक है, और दूसरा आपका इसी बिग टो के बिल्कुल यहाँ पे होता है मीडियल मेलियोलस। तो मीडियल मेलियोलस और गोइटर एरिया यानी कि आपका बिग टो एरिया, ये हमारे पास लोकेशन होगी। वूंड डेप्थ, पार्शियल फुल थिकनेस लॉस, और लोकेशन में हमने कहा बिटवीन टोज, टिप्स ऑफ टोज, हेड ऑफ फेलेंजेस और लेटरल मेलियोलस, और यहाँ मीडियल मेलियोलस और गोइटर एरिया। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास इसकी अपीयरेंस कैसे होती है। इसकी पंच्ड आउट अपीयरेंस है, और पेल है, नेक्रोटिक वूंड है, मिनिमली एक्सुडेटिंग है। फिर हमने कहा ये भी पेल, फिर हमने कहा पेल इसकी स्किन है, शाइनी वगैरह और एब्सेंस ऑफ हेयर है, और मिनिमम टू नो ग्रेनुलेशन। यहाँ ग्रेनुलेशन को कुछ थोड़ा सा हुआ है, खैर इन बातों को देख लो। पी से बातें देखो, पंच्ड आउट अपीयरेंस है, पेल है, नेक्रोटिक वूंड, पंच्ड आउट अपीयरेंस है, वूंड कैसा है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला, नेक्रोटिक वूंड है बड़ा, और पेल स्किन कैसी है, स्किन शाइनी है, टोट और थिन है, वहाँ पे बाल है नहीं है, और वहाँ से कुछ निकल रहा है, हाँ, मिनिमली एक्सुडेटिंग वूंड है। तो कैसी, पहले हमने कहा कैसी अपीयरेंस है, पंच्ड आउट है। फिर वूंड कैसा है, आपका नेक्रोटिक वूंड है। फिर हमने कहा स्किन कैसी है, पेल स्किन, शाइनी और टोट है। फिर हमने कहा बाल है नहीं है। फिर हमने कहा मिनिमली एक्सुडेटिंग वूंड है बड़ा ये। फिर इसमें क्या है, इरेगुलर शेप है, ग्रैनुलर वूंड है। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम टू नो ग्रेनुलेशन, यहाँ पे ग्रेनुलेशन है, ये ग्रेनुलर वूंड है। एक्सुडेशन यहाँ पे क्या है, मिनिमल है, यहाँ मॉडरेट टू हाई है। उसके अलावा ये जगह क्या है, वेनस के केस में वो जगह डार्क होगी। समझो आपका जो बिग टो वाला है वो डार्क है हीमोसेड्रिन स्टेन की वजह से, और लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस है, और वहाँ पे फॉर्म एडिमा है बड़ा। ये चीज़ हो गई।
कैसी शेप है, इरेगुलर है। वूंड कैसा है, ग्रैनुलर है। एक्सुडेट कैसा है, मॉडरेट टू हाई है। हीमोसाइड्रिन, और ये दो यूनिक चीज़ें आ गई तीनों के। हीमोसाइड्रिन है, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस और फ्रॉम एडिमा है पड़ा। फिर हमारे पास रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है इसके रिस्क फैक्टर्स में, ये हमारे पास आर्टीरियल अल्सर है, डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड और इनएडिक्वेट फुटवेयर और फुट डिफॉर्मिटीज़। आपने सही वाले जूते नहीं पहने तो आपको कोई पाँव का मसला हो गया, आप डायबिटीज़ हो और वो भी बहुत ज़्यादा। इसमें भी डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है और एडवांस स्टेज है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे भी हैं बड़े। हमने पीछे हमने बोला था कि जनाब उसको क्या थी, डायबिटीज़ थी, अनकंट्रोल्ड थी। फिर हमने कहा उसका फुटवेयर अच्छा नहीं है। फिर हमने कहा उसको क्या हुई है, फुट की डिफॉर्मिटी हो गई है। ये हमने पीछे बातें पढ़ी। यहाँ पे हमने कहा उनकी एज ज़्यादा है, ठीक है, उनकी एज ज़्यादा है और उनको आर्टरी के दो डिजीज़ है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है। तो ये डिजीज़ है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ हो गई और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो गई, एडवांस एज हो गई। ये तीन बात तो यहाँ पे, और तीन बातें, डायबिटीज़, फुटवेयर ठीक नहीं है और फुट उसका मसला हो गया, ये बात। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने वहाँ पे बोला कि आंटी थी, एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको हमने कहा डायबिटीज़ है और उसकी एज भी है बड़ी, तो एडवांस्ड एज है। ये चीज़ें हो गई। ये याद करने के लिए, ऐसा नहीं प्रेगनेंसी या डायबिटीज़ भी है, एडवांस एज भी है, नहीं, ये अलग रिस्क फैक्टर्स है। प्रेग्नेंट थी, एडवांस एज थी और डायबिटीज़ था, ये तीन हमने वहाँ पढ़े। मजीद अब वेन के लिहाज से देखो, वेन में क्या होता है, डीबीटी हो जाती है, हार्ट का मसला होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, खाना अच्छा नहीं खाती, मोटी है और इमोबाइल है। जो खाना बहुत सारा इस तरह का फास्ट फूड खाए वो मोटा भी है और फिरता भी नहीं है, तो इसलिए वो मोटा हो गया, उसको दिल के मसले हो गए, उसको डीबीटी हो गई है, वो प्रेग्नेंट है, डायबिटीज़ है और एज है। इस तरह याद कर लो। खैर, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हमने रिस्क फैक्टर्स देख लिया। फिर हमारे पास आते हैं कॉजेज़। कॉजेज़ में क्या है, इसकी डिजीज़ क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑब्लिटरेंस और एम्बोलिज्म हो गई। और यहाँ पे वेनस हाइपरटेंशन और वेनस इनकॉम्पिटेंस ये हो गया। पेडल पल्स यहाँ डिक्रीज़ और एब्सेंट होती है, क्योंकि देखो जब आर्टरी में पल्स, आर्टरी से पल्स फील होती है, आर्टरी से गुजर ठीक से नहीं रहा तो पल्स इसकी डिक्रीज़ और एब्सेंट होती है, और इसमें पल्स हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। ये हो गया। फिर इधर गैंग्रीन वाला यहाँ पे मे बी प्रेजेंट और यहाँ एब्सेंट। इसी बात से मैं कह रही थी पता नहीं ये गैंग्रीन वाली बात किस तरह से है, क्योंकि हमने ये गैंग्रीन वूंड पीछे हमने पढ़ा था, इसमें नहीं था और इसमें था, ठीक है। बाकी पेन, इस पॉइंट को बुक से देख लें। पेन के लिहाज से पेन क्या होता है, जब साफ ज़ाहिर है जब आर्टरी वाला जो है पड़ा, जब ये अपनी लेग्स एलिवेट करता है तो खून आपकी पेरिफेरी को सप्लाई नहीं होता तो उसको बहुत दर्द होता है। तो SLR वाली जो पोजीशन है ना अपनी टांग उठाने की, तो उसमें इनको दर्द होता है, लेकिन ये कंफर्टेबल होता है, इससे कोई दर्द नहीं होता। उल्टा वहाँ वेनस पुलिंग की वजह से आपको वेनस अल्सर हुआ, उल्टा ब्लड वापसी फ्लो करेगा, वो उस पेशेंट के लिए अच्छा है, तो इसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन होती है। तो टोटल हमारे पास हो गए 7 पॉइंट्स। गैंग्रीन वाला पॉइंट मैं निकाल रही हूँ। पहले हमने कहा वुंड डेप्थ, हमने कहा पार्शियल और फुल थिकनेस लॉस। फिर हमने कहा लोकेशन में मैंने कहा कि इसकी लोकेशन जो है बड़ी वो टिप्स ऑफ टोज हो गई, हेड ऑफ फेलेंजेस हो गए, बिटवीन टोज हो गई और लेटरल मेल्यूलस, और ये मीडियन मेल्यूलस और गोइटर एरिया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पंच्ड आउट अपीयरेंस होती है। फिर पी से हमने कहा कि पेल और नेक्रोटिक वुंड है पड़ा। फिर हमने कहा मिनिमली एक्सुडेटिंग था। फिर मैंने बताया इसकी स्किन पेल थी, और फिर मैंने कहा शाइनी थी, टोट थी और वहाँ पे बाल नहीं थे। यहाँ पे हमने कहा इरेगुलर है। इरेगुलर के अलावा ये ग्रैनुलर वुंड था। एक्सुडेट इसका मॉडरेट टू हाई था, और ये इसके अंदर 3 यूनिक बातें थी, एक एडिमा था, हीमोसाइड्रिन और लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस था। रिस्क फैक्टर्स की बात करें, हमने कहा था इनको डायबिटीज़ था, वो भी अनकंट्रोल, इनका पाँव फुटवेयर अच्छा नहीं था, इनको फुट का मसला था। उसके अलावा हमने बताया कि उनकी एज ज़्यादा थी, उन्होंने पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ थी। इसमें हमने कहा वो प्रेग्नेंट थी, डायबिटिक थी, एडवांस एज की थी। उसके अलावा उसको डीवीटी था और वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर था, और वो खाना अच्छा नहीं खाती थी, मेलन्यूट्रिशन, ओबीज थी और इनएक्टिविटी थी। कॉजेज़ में इसमें 2 डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑब्लिटरेंस और हमारे पास एथेरोएम्बोलिज्म, और वहाँ पे वेनस की हाइपरटेंशन और वेनस इनकॉम्पिटेंस। पेडल पल्स यहाँ पे नहीं होती, वहाँ होती है। यहाँ पे जो पेन था बड़ा SLR करने से पेन आता है, वहाँ पे पेन नहीं आता, बंदे के लिए कंफर्टेबल पोजीशन होती है। ओके, 5th क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ये भी कट कर दिया। ओके, फिर हमारे पास 6th क्वेश्चन आता है। इसमें हमें बताता है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है बड़ा वो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न के फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक बंदा है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न के साथ 30% ऑफ बॉडी चेस्ट आर्म। वूंड कल्चर से पता चला कि जनाब बैक्टीरियल काउंट इसमें 105 पर ग्राम है पर, और टिशू ऑन लेटरल आर्म की साइड पे व्हाट इज़ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ बर्न वूंड। तो हमने क्या चीज़ें रीज़नेबल एक्सपेक्ट करनी है। बर्न वूंड आर एज फॉलोज। तो हमारी रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस जो हैं पड़ी वो हमारे पास 7 है, बल्कि 9 है, और 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 काउंट क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास इसका मैंने कोड बनाया हुआ है, दैट इज़ HPS फिजियो PIAS। तो 8 से हमारे पास होता है हीलिंग टाइम, फिर हमारे पास P से पेन और S से स्कार, हीलिंग टाइम, पेन और स्कारिंग, HPS। फिर फिजियोथेरेपी जो सारे काम करेगा वो उसका हम इसको देखते हैं। फिर हमारे पास पियास,
PIAS, ठीक है, प्यास, PIAS। पी से हमने कहा पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, आई से कहा इन्फेक्शन को मैनेज करो, ए से हमने कहा उसको खाना और फ्लूइड बैलेंस अच्छा करो, और फिर हमने स्किन ग्राफ्टिंग गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, काउंटिंग मैंने गलत लिखी है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है हीलिंग टाइम। हीलिंग टाइम क्या होता है? हम HPS करते हैं। एज से हमारे पास हीलिंग टाइम, हमने कहा हीलिंग कम से कम जो डी पार्शियल थिकनेस होता है ना, ये देखो डी पार्शियल थिकनेस, तो हमने कहा कम से कम इसको हफ्ते लगते हैं हील होने के लिए। लेकिन हीलिंग टाइम डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक तो पेशेंट किस हेल्थ का मालिक है और उसकी कितनी अच्छी केयर की गई है वोंड की, और इसको कोई कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन तो स्टार्ट नहीं होगा, तब हीलिंग देर से होती है। वैसे चंद हफ्ते लगते हैं, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड करते हैं पेशेंट की हेल्थ पे मैटर करता है, कितनी अच्छी वोंड केयर की उस पर मैटर करता है, और कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे इन्फेक्शन तो नहीं आ गया। पेन क्या होता है? पेन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स होते हैं वो पेनफुल होते हैं इन बिकॉज द इंजरी एक्सटेंड कर जाती है डर्मिस के ऊपर, जहाँ पे नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो जहाँ नर्व एंडिंग्स होती हैं वहाँ से बहुत दर्द होता है। फिर स्कारिंग, जब हील हो जाता है डीप पार्शियल थिकनेस जो है वोंड जो है साफ ज़्यादा स्कार छोड़ता है। फिजियोथेरेपी कैसे मैनेज करेगा? फिजियोथेरेपी के मैनेज करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। पहले ये कि फिजियोथेरेपी एडिमा को मैनेज करता है, उसके लिए कंप्रेशन गारमेंट्स यूज़ होते हैं ताकि स्वेलिंग को रिड्यूस किया जा सके। फिर हमारे पास उसकी जॉइंट मोबिलिटी, स्कार की मैनेजमेंट और स्ट्रेंथनिंग। अब जॉइंट मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग ये दोनों, और स्कार मैनेजमेंट, हमने जो जॉइंट होता है उसको मोबाइल रखना है, वरना जॉइंट कंट्रक्चर्स बन जाएंगे आसपास के एरिया में। आपको पता है ना, जो चीज़ जलती है वैसे उसको करना शुरू हो जाती है। तो स्कार मैनेजमेंट करनी है, आपने मसाज करना है, और कुछ मोडेलिटीज़ होती है जिनको यूज़ करते हैं वो रिड्यूस करती हैं और मैनेज करती हैं स्कार टिश्यू को। स्ट्रेंथनिंग करनी है, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग बाद में हम लेके जाएंगे ताकि उसका फंक्शन जो है वो रिस्टोर हो सके, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इन्फेक्शन मैनेजमेंट। इन्फेक्शन मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, टॉपिकल और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है। तो एंटीबायोटिक्स वो कह रहा है हाई बैक्टीरियल काउंट था इस केस के अंदर, तो हमें बहुत ज़्यादा खास मॉनिटरिंग करनी है और इन्फेक्शन को देखना है, टॉपिकल और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो हमने मॉनिटरिंग करनी है कि जनाब कोई पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन ना हो इन्हेलेशन बर्न की वजह से, ठीक है। और इसमें हमारे पास आ जाता है रिक्वायर करेंगे हम अप्रोप्रिएट इंक्लूडिंग ऑक्सीजन डिलीवरी और चेस्ट फिजिकल थेरेपी। अब सांस के लिए हमने मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन डिलीवरी की ज़रूरत है, ये चेस्ट फिजियो की हम देख लेंगे। अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन और फ्लूइड बैलेंस, अच्छा फ्लूइड और न्यूट्रिशन का ख्याल करो। स्किन ग्राफ्टिंग, कुछ केसेस में डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में जहाँ पे हीलिंग प्रोग्रेस नहीं हो रही होती, उसकी प्रोग्रेशन नहीं हो रही थी सही से, तो वो कंसर्न होता है कि एस्थेटिक पर्पज़ के लिहाज से भी, फंक्शनैलिटी के लिहाज से, तो स्किन ग्राफ्ट एंड में जाके कंसिडर किया जाता है। तो हमारे पास क्या था, HPS, फिजियो और पियास। एच से हमने कहा हीलिंग, पी से हमने कहा पेन मैनेजमेंट, एस से हमने कहा स्कारिंग। फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी में 4 चीज़ें, एडिमा, स्कारिंग और जॉइंट मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग। पियास में पी से हमने कहा कि पल्मोनरी, आई से हमने कहा इन्फेक्शन, अप्रोप्रिएट हमने उसकी खाना और फ्लूइड का ख्याल रखा, और ऐसे हमने कहा कि हम उसकी स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में सोचेंगे। तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स हो गए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।